पुलिस तो मिलती होती है, जिसको पैसे जो पैसे देगा उसको पुलिस असला भी देती है, हर असला देती है। सिंध के कच्चे के इलाके में तकरीबन 8 बड़े 11 छोटे गैंग और कुछ कलादम बलोच तंजीमों के लोग पनाह लिए हुए हैं। SSP गोडकी के मुताबिक कच्चे में मौजूद डाकू अगवा बराए तावान के जरिए सालाना 1 अरब रुपए हासिल करते हैं। आज तक इन डाकुओं के खिलाफ 250 मुख्तलिफ ऑपरेशन हुए, मगर ये डाकू राज खत्म नहीं हो सका। वीडियो को आखिर तक देखना, इसमें यह डाकू राज की इब्तदा कैसे हुई, इस इलाके को कच्चा का इलाका क्यों कहते हैं और इसका रकबा कितना है, कच्चे के मशहूर डाकू कौन है, लोगों को अगवा करने के मुख्तलिफ तरीके जिसमें हनी ट्रैप, किडनैपिंग जिसमें लड़कियां मोहब्बत में फंसाकर लोगों को अगवा करते हैं, सबका तफसीली जिक्र है। दरियाए सिंध के दोनों किनारों पर मौजूद दीवार नमा इन बंदों के दरमियान वाले इलाके को कच्चे का इलाका कहा जाता है। शमोर में तकरीबन 64 किलोमीटर, सखर में 40 किलोमीटर, घोटकी में 78 किलोमीटर और शिकारपुर में 38 किलोमीटर के करीबी हिफाजती बंद मौजूद हैं। मौसम सरमा में सख्त गर्मी के बाइस पाकिस्तान के शिमाली पहाड़ी इलाकों में मौजूद ग्लेशियर्स पिघलने और बाद में जून और जुलाई में मानसून बारिशों के बाइस दरिया सिंध में तुगयानी आ जाती है और दरिया के दोनों किनारों पर मौजूद बंदों के दरमियान दरिया की पूरी चौड़ाई पानी से भर जाती है। मगर सर्दियों में दरिया सिर्फ दरमियान में एक पतली लकीर की तरफ बहता है और बाकी इलाका खाली रहता है। इस इलाके में हर साल सैलाब की सूरत में आने वाले पानी और दरिया के साथ आने वाली रेत के बाइस ये इलाका इंतहाई जरखेज समझा जाता है। कच्चे में दरिया का मुफ्त पानी और जरखेज जमीन, जहाँ फसल के लिए न खाद और कीड़े मार अद्वियात की जरूरत होती है, यहाँ की जमीनें अरबों रुपयों की आमदन वाली लाखों एकड़ इंतहाई जरखेज जमीन के अलावा यहाँ दरियाई मछली से भी करोड़ों रुपयों की आमदनी होती है। इसके अलावा दरियाई जंगल की कीमती लकड़ी भी होती है। सिंध के महकमा आफात के अंदाजों के मुताबिक यहाँ 10 लाख से ज्यादा आबादी रहती है जो मवेशी बानी और ज़राअत से वाबस्ता है। दोस्तों, यहाँ डाकू राज की इब्तदा कैसे हुई, इस हवाले से सिंध में आम तौर पर यह समझा जाता है कि फौजी आमिर जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल्ला के खिलाफ सिंध में चलने वाली मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी यानी तहरीक बहाली जमहूरियत की कामयाबी के बाद एस्टेब्लिशमेंट ने सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में एक सियासी कुव्वत बनाने का सोचा और एक साजिश के तहत डाकू मुतारिफ कराए गए और उन्हें कच्चे में छुपने का कहा गया और बाद में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर कच्चे में मौजूद बड़े रकबे पर जंगलात को काट कर जमीनें सिंध के 20 जागीरदार घरानों में बांटी गई ताकि वो ज़राअत का इस्तेमाल करके ताकतवर बन सकें और उन्हें वक्त आने पर पाकिस्तान पीपल पार्टी के मुकाबिल खड़ा किया जा सके। यूं सिंध के कच्चे के इलाके में डाकू आबाद होने लगे। खैर, ये जागीरदार बाद में पीपल पार्टी में शामिल हो गए, मगर कच्चे के इलाके में आबाद कराए गए डाकू आज तक राज कर रहे हैं और उनकी पश्त पनाही वही जागीरदार कर रहे हैं जिनको जिया दौर में जमीनें अलाट की गई थी। शुरू में इन डाकुओं ने करीब शहरों के व्यापारी को भत्ते की पर्ची बेचना शुरू किया, न देने पर उनको कत्ल करते थे और अमीर लोगों के बच्चे अगवा करके तावान लेना शुरू किया और फिर कुछ अरसे बाद उनने नेशनल हाईवे पर नाका लगाकर एक ही रात में सैकड़ों मुसाफिर बसों को लूट लेते थे, जिसके बाद इस इलाके में शाम ढलने के बाद सफर करना मुश्किल होता था। सिंध में 1984 से 1994 तक का अशरा डाकुओं के दिहाई के तौर पर मशहूर था। इसके दौरान दिन दिहाड़े लूट मार और अगवा बराए तावान की वारदातें आम थी। तहकीक के मुताबिक इस अशरे में डाकुओं ने सिंध में 11,436 अफराद को अगवा करके उनसे तकरीबन 3 अरब रुपए का तावान वसूल किया। वाज़ेह रहे कि इस अशरे के दौरान अमरीकी डॉलर की कीमत 13 पाकिस्तानी रुपए से 30 रुपए तक के दरमियान थी। ये रकम आज के दौर के हिसाब से 66 अरब 69 करोड़ 23 लाख 7,692 बनती है। आखिरकार 1992 में पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन ब्लू फॉक्स नामे क्लीन अप ऑपरेशन शुरू किया जो 2 साल तक जारी रहा। इस ऑपरेशन में कई डाकू मारे गए और बड़ी तादाद में डाकू रपोश हो गए, मगर डाकू राज का मुकम्मल खात्मा न हो सका। इसके बाद आज तक मुख्तलिफ 250 ऑपरेशन हुए, मगर ये डाकू राज आज तक कायम है। माजी में प्रो चांडियो, मुहिब शेदी, साधु नरेजो, नजरू नरेजो, नादर जसकानी, कर्नल खोसो, कमांडो शेख कमाल फकीर डाकू में बड़े नाम समझे जाते थे, जिनमें कई डाकुओं पर फिल्में भी बन चुकी हैं। मगर अब डाकू अपनी बरादरी के नाम से जाने जाते हैं, जैसे मिसरानी बरादरी के डाकू या शेर बरादरी के डाकू। ये डाकू जब भी किसी केस में पकड़े जाते हैं तो उनकी पुश्त पनाही करने वाले जागीरदार जो हमेशा हुकूमत में शामिल होते हैं वो उनको रिहाई दिलाते हैं। हुकूमत सिंध ने गुज़श्ता साल एक हुक्मनामा जारी करके सिंध में 275 डाकुओं और देगर संगीन जराइम में मुलव्वस मुल्ज़मान के सर की कीमत मुकर्रर की, जिनमें मजमूई तौर पर 50 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर
मुकर्रर किया गया है। में हर डाकू पर 5 लाख से लेकर 70 लाख रुपए तक का इनाम शामिल है। इन डाकुओं में ज्यादातर का ताल्लुक शिकारपुर जिले से है और महकमा पुलिस के मुताबिक शिकारपुर से ताल्लुक रखने वाले मतलूब डाकुओं की तादाद 146 है। दूसरे नंबर पर कश्मोर है जहां 64 और तीसरे नंबर पर गोडकी जहां 33 इंतहाई मतलूब डाकू हैं। सोशल मीडिया के आम होने के बाद इन डाकुओं ने भी अपना तरीका वारदात तब्दील किया है। ये डाकू अब फेसबुक के जरिए मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से अपने पास बुलाते हैं। किसी को कहते हैं हमें 60,000 कपड़ों के जोड़े लेने हैं, किसी को एक्सवेटर खुदाई की मशीन लेने का बताते हैं, किसी को मेहरान गाड़ी का कहते हैं और ये ज्यादातर पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा सूबे के लोग होते हैं। इस तरह इन लोगों को अपने पास बुलाकर इनके घर वालों से तावान का मुतालबा करते हैं। अगर इन्हें तावान न मिले तो ये मगवियों पर तशद्दुद करके इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। हालिया सालों में कच्चे के डाकू ने अगवा बराए तावान के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है जिसे हनी ट्रैप किडनैपिंग के नाम से जाना जाता है। इस तरीके में मर्द डाकू किसी को भी फोन कॉल करके खातून की आवाज में बात करने के बाद दोस्ती करते हैं। बाद में उन्हें मुलाकात के लिए किसी मखसूस जगह बुलाकर अगवा कर लिया जाता है। दोस्तों, इसकी इब्तदा गोडकी के कोश कबीले के जराइम से वाबस्ता डाकू ने की थी जो खुद खवातीन की आवाज में बात करते थे। अब फोन पर बात करने के लिए डाकू ने ऐसी खवातीन भी रखी हुई हैं जो लोगों के साथ राब्ता करती हैं और किसी न किसी तरह से लोगों को यहाँ आने के लिए आमादा कर लेती हैं। डाकू ने कुछ खवातीन पंजाब से मंगवाई हैं, कुछ उन्होंने अपनी औरतें रखी हुई हैं। फर्ज करें अगर कोई सिंधी बोलने वाला राब्ते में आएगा तो सिंधी में औरत बात करेगी, उर्दू बोलने वाला आ गया तो उर्दू में बात करेगी। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के हनी ट्रैप का शिकार बनने वाले अफराद अपनी गाड़ी मुसाफिर कोच या हाइस में आते हैं। फिर डाकुओं का सहूलतकार इनको मोटरसाइकिल पर लेने पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि मैडम ने भेजा है, वो इंतजार कर रही हैं। इस दौरान किसी नाके पर पुलिस की चेकिंग चल रही हो तो इसको ये शुभ तक नहीं होता कि मुतासरा शख्स मोटरसाइकिल सवार का रिश्तेदार या दोस्त या मगवी है। ज्यादातर वाकयात में मुतासरा शख्स खुद मोटरसाइकिल पर बैठ कर जाता है क्योंकि मगवी को पता नहीं होता है कि आगे जाकर वो अगवा हो जाएगा। पुलिस कहती है कि अब डाकुओं को कच्चे से बाहर आने से तो रोक सकते हैं, लेकिन मगवी जब रजाकाराना तौर पर खुद कच्चे के इलाके में जाए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। दोस्तों, आजकल 90% अगवा की वारदातें सोशल मीडिया के जरिए ही होती हैं। सखर और लाड़काना डिवीजन में इस वक्त डाकुओं के तहवील में 200 से जायद अफराद मौजूद हैं। बाकी डिवीजन्स का डेटा अभी तक किसी के पास मुकम्मल नहीं है। इन डाकुओं के पास किस तरह का असला है इसका अंदाजा आप इससे लगाएं कि पाकिस्तान में कलाशनकोफ पहले सिंध के डाकुओं ने इस्तेमाल की और इसके बाद पुलिस के पास पहुंची। शिमाली सिंध के डाकुओं के पास RR-75 जैसे जदीद हथियारों के साथ मार्टर और 12.7 और 12.14 बोर की गन्स हैं, जबकि पुलिस के पास G3 गन हैं जिनका डाकुओं के पास मौजूद जदीद असले से मुकाबला किया ही नहीं जा सकता है। इसके अलावा पुलिस के पास जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो B6 टाइप की हैं जो सिर्फ लोगों को लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर D7 टाइप की गाड़ियां भी हो तो डाकुओं के जदीद हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि ये डाकू अब अचानक क्यों जाहिर हो गए हैं। तो दोस्तों, हकीकत ये है कि जब कभी सिंध पुलिस की हाई कमान को तब्दील करना होता है तो डाकू आ जाते हैं जिनको जवाज बनाकर पुलिस के आला अफसरान को तब्दील कर दिया जाता है, या फिर मुकामी बाअसर वडेरे किसी मकसद के लिए डाकुओं को दोबारा सरगर्म कर देते हैं। दोस्तों, याद रहे कि कच्चे के इलाकों में हुक्मरानी करने वाले डाकुओं की असल ताकत हथियार नहीं बल्कि जागीरदार, चौधरी और बड़े जमींदार हैं। यही आम और गरीब अफराद को डाकू बनाते हैं और बाद अज़ा यही उन्हें पालते और तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। वक्त ज़रूरत अपने मुखालफिन को अगवा और कत्ल कराने जैसे मजमूम काम में इन डाकुओं से ही करवाते हैं, क्योंकि इन्हीं जागीरदारों और चौधरियों की अक्सरियत पाकिस्तानी सियासत के माथे का झूमर है। लिहाजा किसी भी हुक्मरान के लिए कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ हकीकी अस्करी ऑपरेशन करना सहल नहीं होता। और अगर कोई हुक्मरान अवामी दबाव में आकर या फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों के मशवरे पर डाकू राज के खिलाफ आईनी हाथों से निमटने का फैसला भी कर ले तो उसे ताकतवर जागीरदार और चौधरी दरमियान में ही रुकवा देते हैं। कम अज कम आज की तारीख तक तो ऐसे ही होता आया है। इसलिए इन कच्चे के डाकुओं से पहले इन पक्के के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन लाजमी है। तो दोस्तों, ये थी कच्चे के डाकुओं की मुकम्मल तफसील। ऐसे ही मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।